आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको EMI लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, इसी को जस्ट रिवर्स कर दे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने ये पढ़ा चैप्टर 4 में कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी सेंटर पे या एक्सिस पे। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वायर है, इसमें करंट फ्लो कर दिया, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और अगर इसी को रिवर्स कर दें तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उस स्टडी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट होती है, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल है, ये कॉइल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखा है। अगर कॉइल को रोटेट कर दें, कॉइल को रोटेट कर दें तो इसमें अपने आप करंट जनरेट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होती है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट, चैप्टर 4, ठीक है। करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर 6, EMI। ये है बच्चों, जो कुछ भी आपने कॉन्सेप्ट में चैप्टर 4 में पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपीयर होता है। बात समझ में आ गई? तो इसको आप सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द फिनोमेना, this is the phenomena this is the phenomena this is the phenomena in which this is the phenomena in which an opposing induced EMF, this is the phenomena in which an opposing induced EMF as well as current is produced, as well as current is produced, as well as current is produced on changing magnetic flux linkage, on changing magnetic flux linkage of the coil, on changing magnetic flux linkage of the coil, on changing magnetic flux linkage of the coil। क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में
इस इन्वॉल्व मैग्नेटिक फील्ड में एक ये कॉइल है, इस ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। अगर इसको हम रोटेट करें, इसको रोटेट करें तो इस फ्रेम के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल लगातार चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बी ए कॉस थीटा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई ए कॉस थीटा होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बी ए कॉस थीटा होता है। अगर ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसका जो एरिया वेक्टर है इस लूप का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल लगातार चेंज होगा, और अगर एंगल लगातार चेंज होगा तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो तुरंत इस कॉइल में करंट अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि इंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से अगर करंट इंड्यूस होती है तो इस फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? इज दिस क्लियर? तो पहला तरीका तो ये है कि अगर इस कॉइल को हम फील्ड में रोटेट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दें, तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कंसीडर्ड एरिया। अगर ये कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होगी। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल के पास हम एक बार मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं, ये साउथ ये नॉर्थ है, बार मैग्नेट को इसके पास लाएंगे। जब हम इस सर्कुलर कॉइल के पास बार मैग्नेट को लाएंगे तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और जब इस कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो इस कॉइल में अपने आप करंट जनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस सर्कुलर कॉइल में हम अगर एमीटर लगा दें, बीच में कहीं एमीटर लगा दें और बार मैग्नेट को इसके पास लाएं तो एमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। बात समझ में आ गई? यानी इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दिस क्लियर? तो इस फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों फिगर आप ड्रॉ कर लो। डन बेटा, ड्रॉन। हो गया ना? अच्छा, अब देखिए ध्यान से देखो बच्चों, ये तो डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Faraday's laws of electromagnetic induction, Faraday's laws of electromagnetic induction। इसमें फर्स्ट लॉ लिखो बच्चों, फर्स्ट लॉ लिखिए, Faraday's फर्स्ट लॉ। Faraday's first law लिखिए, when magnetic flux linkage of a coil, when magnetic flux linkage of a coil
when magnetic flux linkage of a coil is changed, when magnetic flux linkage of a coil is changed, induced EMF as well as induced current, induced EMF as well as induced current will get produced in the coil, will get produced in the coil. Get produced in the coil. फर्स्ट लॉ समझ में आ गया. सेकेंड लॉ लिखिए. सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ लिखो बच्चों. rate of change of magnetic flux. Second law, rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux through the coil, rate of change of magnetic flux through the coil is equal to induced EMF produced in the coil, is equal to induced EMF produced in the coil. क्या मतलब बच्चों? E is equal to minus delta phi by delta t. Rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux माइनस n, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल. अगर किसी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न n है तो जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या माइनस n डी फाई बाई डी, माइनस n डी फाई बाई डी. n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है. अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न 1 है तो n की वैल्यू 1 है, डी फाई बाई डी टी. माइनस साइन यहाँ पे इंप्लाई कर रहा है अपोजिंग नेचर ऑफ ईएमएफ को. नेगेटिव साइन इंप्लाइज अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. नेगेटिव साइन इंप्लाइज अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्लियर बच्चों? अच्छा, अब यहां पे एक चीज अगर आप देखें ध्यान से तो अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, है ना भाई. डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, है ना. डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है स्लोप से डिफाइन होता है और इंटीग्रेशन डिफाइन किससे होता है? एरिया से. ये चीज हम लोगों ने 11th में भी पढ़ी थी, 12th में भी पढ़ी थी कई बार. तो डी फाई बाई डी टी का मतलब स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ. अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से मैं फाई निकालना चाहता हूं तो माइनस इंटीग्रेशन ई डी टी लेना पड़ेगा भाई. डी फाई होगा माइनस ई डी टी, तो फाई होगा, इंटीग्रेट कर देंगे माइनस ई डी टी. इसका मतलब है एरिया अंडर व्हाट? एरिया अंडर ईटी ग्राफ. ईटी ग्राफ का मतलब होता है ईएमएफ टाइम ग्राफ. एरिया अंडर ईएमएफ टाइम ग्राफ माइनस
एरिया अंडर ईएमएफ टाइम ग्राफ। तो ये फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एक क्वेश्चन इस पे लिखे, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। प्लॉट फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, प्लॉट द फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ as well as induced, as well as पहला है फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, phi t ग्राफ, as well as दूसरा है EMF टाइम ग्राफ, ET ग्राफ। प्लॉट phi t ग्राफ and ET ग्राफ when rectangular coil passes through perpendicular magnetic field as shown in figure, passes through perpendicular magnetic field as shown in figure। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये एंटर कर रही है, एंटर करते हुए इस तरह से ये फील्ड से बाहर चली जा रही है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इक्वल टू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल पासेस थ्रू दिस फील्ड। ये कॉइल फील्ड में एंटर कर रही है, एंटर करते हुए बाहर निकल जा रही है। ये जो कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे फील्ड में एंटर करती हुई बाहर निकल जा रही है। तो इसका फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ड्रॉ करिए। ये रेक्टेंगुलर कॉइल फील्ड में एंटर कर रही है, ऐसे एंटर करती हुई इस तरह से ये फील्ड से बाहर चली जा रही है। फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बेटा बताओ? बहुत सिंपल सी बात है। जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल फील्ड में एंटर कर रहा है, जब तक ये कॉइल फील्ड में एंटर कर रही है तब तक इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। जब तक ये कॉइल फील्ड में एंटर करती हुई जा रही है तब तक इस कॉइल का फ्लक्स बढ़ रहा है। जब ये कॉइल पूरी तरह से फील्ड में डिप हो जा रही है, ध्यान से देखना बच्चों, जब ये कॉइल पूरी तरह से फील्ड में डिप हो जा रही है तो इस कॉइल के थ्रू चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। जब तक ये कॉइल फील्ड में एंटर कर रही है तब तक इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट अपीयर होगी। करंट केवल तभी अपीयर होगी जब कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। जब तक ये कॉइल एंटर करती रहेगी तब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा। फ्लक्स बढ़ता रहेगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन जब ये कॉइल फील्ड में डिप हो गई, पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से अंदर चली गई, तो इसके थ्रू चेंज इन फ्लक्स, इसके थ्रू कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें करंट तुरंत जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई? अब ये कॉइल फिर से बाहर निकल रही है तो इस कॉइल की एरिया फील्ड में कम हो रही है। जब ये कॉइल फील्ड से बाहर निकल रही है तो इसकी एरिया फील्ड में कम हो रही है, यानी इसका फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर से करंट इसमें फ्लो करने लगेगी। बात समझ में आई? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी, लेकिन इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। अब बात आती है फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर प्लॉट करें, phi t ग्राफ को बच्चों, तो शुरू में एंटर करते समय फ्लक्स बढ़ेगा, एंटर करते समय फ्लक्स बढ़ेगा, फिर
फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा फ्लक्स, और फिर फ्लक्स कम हो जाएगा। यानी T1 टाइम तक बढ़ेगा, T2 टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, और फिर T2 से T3 टाइम तक फ्लक्स कम होगा। ये ग्राफ है इस पर्टिकुलर कॉइल के थ्रू फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। सबको समझ में आ गया ना? जब तक कॉइल एंटर कर रही है फ्लक्स बढ़ रहा है, कॉइल फील्ड में डिप हो गई, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, कॉइल फील्ड से बाहर जाने लगी, फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स रिड्यूस कर गया, डिक्रीज कर गया। क्लियर? अब इसी का ईटी ग्राफ प्लॉट करना है, ईएमएफ टाइम ग्राफ। ईटी ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट करिए। इसी फ्लक्स टाइम ग्राफ से ईटी ग्राफ प्लॉट करना है। देखो बच्चों, ईटी ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ईएमएफ टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। यहां प्लॉट कर देता हूं। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियरली आप समझ जाओ कि E जो होता है वो माइनस d∅dt होता है, ठीक ना? ये होता है। तो अगर 0 to T1 देन T2 देन T3 की बात करें ईएमएफ के लिए, T1 T2 T3, T1, तो ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव स्लोप है, ये जो पॉजिटिव स्लोप है उससे नेगेटिव ईएमएफ आएगा। तुम जानते हो कि जब स्लोप जब ये एंगल लेस देन 90 होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। ये बात मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में बताई थी। ये जो ग्राफ है इसका थीटा लेस देन 90 है। लेस देन 90 के केस में tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी स्लोप इस लाइन का पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यही तो स्लोप है ना, d∅dt ही तो स्लोप है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अगर इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो d∅dt पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या है? नेगेटिव है ना।